ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल की। उसकी अलग से वीडियो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिफिक स्केल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्केल आती है वो आती है लाइकर्ट स्केल। तो लाइकर्ट स्केल किसने डेवलप की थी? रीनसिस लाइकर्ट ने ये स्केल डेवलप की थी एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्डिनल स्केल। जैसे ऑर्डिनल स्केल में होता है ना कि एक ऑर्डर प्रेजेंट है, रैंकिंग की जाती है, ठीक है, उसी तरीके से लाइकर्ट स्केल भी एक तरीके की ऑर्डर स्केल है क्योंकि इसमें भी एक ऑर्डर प्रेजेंट है। इट इज़ यूज टू स्टडी द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। लोगों का कैसा एटीट्यूड है या कैसा बिहेवियर है, जैसी उनको सर्विसेज मिल रही हैं उसके प्रति, वो जानने के काम में आती है, या फिर कस्टमर से उसका फीडबैक पता करने के लिए काम में आती है। दो तरीके की होती है, एक होती है ऑड लाइकर्ट स्केल और एक होती है इवन लाइकर्ट स्केल। और लाइकर्ट स्केल में 5, 3, 7 इस तरीके से एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री हो गया, अनडिसाइडेड हो गया, अग्री हो गया, स्ट्रांगली अग्री हो गया। सेम इसी तरीके से जो इवन लाइकर्ट स्केल है उसमें 4 या फिर इवन नंबर्स के हिसाब से एडजेक्टिव्स यूज होंगे, जैसे कि हार्डली एवर हो गया, समटाइम्स हो गया, ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया। ठीक है, ये एक बाइपोलर स्केलिंग होती है। बाइपोलर स्केलिंग क्यों होती है? बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मेजर करती है। जैसे कि नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया कि अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं एक दिन में, तो कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं, हार्डली एवर, मैं बहुत कम फ़ोन चलाता हूँ, तो ये एक तरीके का नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया ऑलवेज, मैं पूरे दिन फ़ोन ही चलाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्सेज मेजर करती है। ईच पॉइंट इज असाइंड अ स्कोर विच इज़ देन यूज ड्यूरिंग एनालिसिस। देखिए, हर एक पॉइंट पे हमने क्या किया, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, एक तरीके से स्कोर दिया है। अगर पेशेंट बोलेगा स्ट्रांगली एग्री तो हम उसे 5 स्कोर देंगे, अगर वो बोलेगा स्ट्रांगली डिसएग्री तो हम 1 स्कोर देंगे। ठीक है, फिर एंड में हम क्या करेंगे, इन सारे स्कोर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, एनालिसिस में इसे यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेज जो लाइकर्ट स्केल का होता है वो होता है व्हेन द पीपल टेक अ स्टैंड ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है अनडिसाइडेड। देखिए, मान लीजिए मैं 100 लोगों पे एक स्टडी कंडक्ट करा रही हूँ और 100 लोगों में से 80% लोग जो हैं वो अनडिसाइडेड वाला ऑप्शन चूज़ करके चले गए, बोल के चले गए कि नहीं, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता, मैं कोई आंसर नहीं देना चाहता। तो ऐसे तो मेरी स्टडी प्रॉपर्ली कंडक्ट हो ही नहीं पाएगी। जो मेरा मेन पर्पस था स्टडी का वो तो अचीव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनडिसाइडेड चूज़ करके चले गए और जो मुझे आंसर चाहिए था वो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो इस वजह से लाइकर्ट स्केल का एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज उसमें अनडिसाइडेड भी एक ऑप्शन होता है। इसी के बेसिस पे एक नेक्स्ट स्केल आती है, वो होती है 4.4 फोर्स चॉइस फॉर्मेट स्केल। ये भी सिमिलर ही होती है टू द लाइकर्ट स्केल विदाउट द मिडिल मोस्ट रिस्पॉन्स अनडिसाइडेड। अगर मैं लाइकर्ट स्केल में से अनडिसाइडेड वाला ऑप्शन हटा दूं तो वो सिंपली हमारी बन जाएगी 4.4 फोर्स चॉइस फॉर्मेट स्केल। क्योंकि लाइकर्ट स्केल में ज़्यादातर लोग न्यूट्रलिटी का स्टैंड ले रहे थे, अनडिसाइडेड वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे थे, तो हमने वो ऑप्शन ही हटा दिया। तो अब वो ऑप्शन हटा दिया तो ये अब बन गई 4.4 फोर्स चॉइस फॉर्मेट स्केल। नेक्स्ट जो स्केल आती है वो आती है हमारी डॉकर्ट स्केल। डॉकर्ट स्केल को बोला जाता है लाइकर्ट स्केल का टाई ब्रेकर। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए मैंने किसी से पूछा कि आपको ए कैसा लगता है। ए मान लीजिए चिप्स है, बी बर्गर है और सी पिज्ज़ा है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि ए को आप लाइकर्ट स्केल के हिसाब से पॉइंट्स दीजिए कि आप कितना ज़्यादा ये खाना प्रेफर करते हैं। तो बच्चे ने चिप्स को दिए पॉइंट्स 5 कि हाँ, मुझे चिप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बी को भी उसने पॉइंट दिए 5 कि हाँ, मुझे बर्गर खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सी को भी 5 पॉइंट्स दिए कि उसे हाँ, पिज्ज़ा खाना भी बहुत पसंद है। तो अब मुझे ए, बी, सी तीनों में 5 पॉइंट्स देखने को मिले, पर मुझे तो ये जानना था कि बच्चे को इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है। तो ये चीज़ तो, इस चीज़ का आंसर तो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो तब हम लगाएंगे डॉकर्ट स्केल। डॉकर्ट स्केल में हम क्या करते हैं, द रिस्पॉन्डेंट्स आर आस्क्ड टू रैंक फ्रॉम द मोस्ट फेवरेट टू द लीस्ट फेवरेट। फिर हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे ठीक है, अब आपने ये पॉइंट्स दे दिए, अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो बोलेगा मुझे सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा पसंद है, फिर उसके बाद मुझे बर्गर पसंद है, फिर उसके बाद चिप्स खाना पसंद है। तो डॉकर्ट स्केल में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिस्पॉन्डेंट से पूछेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा रैंक करने में फ्रॉम द मोस्ट फेवरेट टू द लीस्ट फेवरेट। तो ये एक क्या है, एक तरीके से लाइकर्ट स्केल का टाई ब्रेकर होता है। नेक्स्ट जो हमारी स्केल होती है वो होती है विजुअल एनालॉग स्केल या वास्ट स्कोरिंग। वास्ट स्कोरिंग जो होती है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द पर्सन के लिए होती है। एक होता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और एक होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है या पेन की सीवियरिटी कितनी है। आपने यूजुअली देखा होगा कुछ तरीके के इमोजीज बने हुए होते हैं,
इस तरीके से पेशेंट के सामने, और उनमें से पेशेंट को चूज़ करना पड़ता है, बताइए ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने पेन को कितना ज़्यादा स्कोर देना चाहते हैं। तो वो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे 0 है। यहाँ पे मान लीजिए 10 है, तो पेशेंट ने 0 चूज़ किया, नहीं मुझे कोई पेन नहीं है, और 10 पे बोल रहे नहीं मुझे बहुत सीवियर पेन है। ठीक है, तो पेन की सीवियरिटी, डिजीज़ की सीवियरिटी हो गई, चाहे कोर्स हो गया क्रॉनिक डिजीज़ का, चाहे ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस हो गया, ऐसे सब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए वास्ट स्कोरिंग यूज़ होती है। ठीक है, ये एक तरीके का कंटिन्यूस लाइन या फिर ट्रैक बार होती है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है उसी तरीके से एक तरीके का कंटिन्यूस लाइन या ट्रैक बार होती है। 100 mm या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक स्केल होती है जिसमें वर्बल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं बोथ हैंड्स पे। वर्बल डिस्क्रिप्टर्स जैसे कि नो पेन एक तरफ लिख दिया, दूसरी तरफ सीवियर पेन लिख दिया। अब मैं पेशेंट को बोलूँ कि आप चूज़ कीजिए 0 से लेके 10 तक के बीच में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है आपका। तो पेशेंट ने बोला मुझे अराउंड 7 to 8 के बीच में पेन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक मार्क बनाएंगे, मार्क बनाने के बाद नीचे एरो से उसे मार्क कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी वास्ट स्कोरिंग। नेक्स्ट जो स्केल आती है वो आती है हमारी सिमेंटिक स्केल। सिमेंटिक स्केल भी एक तरीके का एटीट्यूड मेजर करने के लिए ही काम में आती है। इसमें क्या होता है, दो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स एक स्केल के एंड पे लिखे हुए होते हैं, जैसे गुड बैड लिख दिया, प्लेजेंट अनप्लेजेंट लिख दिया, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड लिख दिया, या कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल लिख दिया। तो दो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स हम स्केल के एंड में लिख देते हैं। एक 7 पॉइंट की ये स्केल होती है और फिर पेशेंट को बोला जाता है आप इन दोनों के बीच में से चूज करिए। गटमैन स्केलोग्राम। अब गटमैन स्केलोग्राम जो है इसे क्यूमुलेटिव स्केल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन के सामने या रेस्पोंडेंट के सामने कुछ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स, बहुत सारी स्टेटमेंट्स रखी जाती हैं और रेस्पोंडेंट को बोला जाता है कि आप इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स का अग्री या डिसएग्री करो। और ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, सबसे बड़ी बात है ये लीस्ट एक्सट्रीम से मोस्ट एक्सट्रीम की तरफ लिखी हुई होती है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक पर्सन है, उसको मैंने खूब सारी स्टेटमेंट्स दी हैं और बोला है इन स्टेटमेंट्स में से आप सेलेक्ट करो। पहली स्टेटमेंट है आई कैन रीड लेटर्स, मैं ABCD लेटर्स जो हैं ये पढ़ सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है आई कैन रीड वर्ड्स, अब मैं वर्ड्स पढ़ सकता हूँ, जैसे A से एप्पल पढ़ सकता हूँ, B से बॉल पढ़ सकता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई कैन रीड सेंटेंसेस, तो मैंने एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इस तरीके से कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ सकता हूँ। और जो चौथी स्टेटमेंट है वो है आई कैन रीड अ स्टोरी, मैं पूरी स्टोरी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अगर उस पर्सन ने एग्री किया कि फोर्थ वाला ऑप्शन वो एग्री कर रहा है कि हाँ मैं एक स्टोरी पढ़ सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूवन हो गया ना कि 1, 2 और 3 भी वो एग्री कर रहा है। अगर कोई पर्सन एक स्टोरी बुक पढ़ सकता है, एक स्टोरी पढ़ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस स्टोरी के अंदर सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे। एक सेंटेंस एक वर्ड से बनता है तो वो वर्ड भी पढ़ सकता है, एक वर्ड एक लेटर से मिलके बनता है, बहुत सारे लेटर से मिलके बनता है, तो वो लेटर्स भी पढ़ सकता है। तो क्यूमुलेटिव स्केल या गटमैन स्केलोग्राम का मतलब ये है कि पहली बात तो हमने लीस्ट एक्सट्रीम से मोस्ट एक्सट्रीम की तरफ में क्या किया, सारे सेंटेंसेस लिख दिए। ठीक है, इन सीरीज ऑफ स्टेटमेंट में से पेशेंट क्या करता है या पर्सन क्या करता है, अग्री या डिसएग्री करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव स्केल बोला जाता है। अब उसने मान लो फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो ऑब्वियस ही बात है 1, 2 और 3 को भी वो अग्री कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक पर्सन है, ठीक है, हमने उससे पूछा कि आप कितनी लंबी जंप मार सकते हो, वो बोलता है कि मैं 1 स्टेप तक जंप मार सकता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट है आई कैन क्लाइम 2 स्टेप्स, वो बोला नहीं मैं 1 नहीं मैं तो 2 स्टेप्स तक जंप मार सकता हूँ। फिर बोला आई कैन क्लाइम 3 स्टेप्स, वो बोला कि नहीं मैं तो 3 स्टेप्स तक जंप मार सकता हूँ। फिर बोला आई कैन क्लाइम 4 स्टेप्स, ऑब्वियस सी बात है एक कोई भी नॉर्मल इंसान 4 स्टेप्स तक जंप नहीं मार सकता है। तो पर्सन ने क्या सेलेक्ट किया, ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया कि हाँ मैक्सिमम मैं 3 स्टेप्स तक जंप मार सकता हूँ। उसने थर्ड वाला स्टेटमेंट सेलेक्ट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसने थर्ड वाला स्टेटमेंट को अग्री किया तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 और 1 तो ऑटोमेटिकली अग्री हो गए। तो यही हमारी गटमैन स्केल कहती है कि जिस भी ऑप्शन को वो सेलेक्ट करेगा उससे पहले वाले जो 2 होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, अग्री हो जाएंगे। ठीक है, थर्स्टन स्केल की बात करते हैं। तो थर्स्टन स्केल जो होती है ये एक 11 पॉइंट स्केल होती है। ठीक है, इसमें 1 से लेके 11 तक के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा,
कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आप हर एक स्टेटमेंट को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करो। जैसे मान लो एग्जांपल है, पहली स्टेटमेंट है एक्सरसाइज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक्सरसाइज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली बात है कि ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं मैं इस स्टेटमेंट को बहुत कम नंबर दूंगा, तो 1 से 11 तक उन्होंने क्या किया, 1 नंबर असाइन किया इस स्टेटमेंट को। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्सरसाइज इज समटाइम्स यूजफुल, तो उन्होंने क्या किया, 3 नंबर असाइन किया इस स्टेटमेंट को। तीसरी स्टेटमेंट है एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी है, तो उन्होंने 6 नंबर असाइन किया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाली को 9 और फिर 11 नंबर असाइन किया। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट स्केल वैल्यूज़। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ रेस्पोंडेंट्स को बुलाएंगे या कुछ पर्सन्स को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, अब उनमें से आप वो वाली स्टेटमेंट्स चूज़ करो जिन्हें आप क्या करते हो, अग्री करते हो। तो उन्होंने क्या किया, मान लो कोई पर्सन आया, कोई भी रैंडम पर्सन आया, उसने चूज़ किया कि हाँ मुझे ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रही हैं कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड आई एक्सरसाइज रेगुलरली। तो उसने ये दोनों स्टेटमेंट्स चूज़ की। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट के आगे जितना भी एक्सपर्ट स्केल वैल्यूज़ लिखी हुई है उन दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई, जैसे कि मान लीजिए इसमें 7.5 आई, उसे हम बोलेंगे एवरेज स्केल वैल्यू ऑफ अग्रीड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड। तो जैसे ये वाली स्केल थी गटमैन स्केलोग्राम, इसमें हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, रिस्पोंडेंट से अग्री या फिर डिसअग्री करवा रहे थे स्टेटमेंट्स पे, और उसके बेसिस पे हम पॉइंट्स जो हमारे स्कोर्स थे वो कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन इसमें हम डायरेक्टली अग्री नहीं करवाते, इसमें हम एक्सपर्ट्स के थ्रू ऑलरेडी स्टेटमेंट्स को एक वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, फिर उस वैल्यू का एवरेज निकालते हैं। इसलिए जो आंसर एंड में हमें मिल रहा है वो एवरेज स्केल वैल्यू होती है। बस इतनी ही हमारी स्पेसिफिक स्केल्स होती है। थैंक यू।